हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि IUCN के अकॉर्डिंग अस्तित्व के आधार पर जो बहुत सारे वनस्पति जाति हैं, जंतु जाति हैं, इनका कितने पार्ट में बांटा गया है और कौन कौन से, यही लिखवाना था ना। चलिएगा आप लोग लिखिएगा IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN के अनुसार, IUCN के अनुसार, चलिए लिखिए IUCN के अनुसार वन्य एवं वन्य जीवों का वर्गीकरण लिखिएगा, इसको स्टार मार्क लगा के ब्लैक पेन से इसको लिख दीजिए। IUCN के अनुसार चलिए 1 नंबर में लिखिएगा सामान्य जातियां। सामान्य जातियां, सामान्य जातियां लिखिए। इसमें लिखिएगा आप लोग वैसी वन्य एवं वन्य जीव, वैसी एवं वन्य जीव जिनके लिए वातावरण, जिनके अनुकूल वातावरण मौजूद है और वह पर्याप्त संख्या में है, जैसे गाय, कुत्ता, पीपल, आम इत्यादि। 2 नंबर लिखिएगा। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद 2 नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर है संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां 2 नंबर में लिखिएगा। हाँ तो रोमन अंक में दे दीजिए। चलिए संकटग्रस्त प्रजातियां, लिखिएगा वैसे वन्य एवं वन्य जीव जिनको जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में हो गया है। हल्ला मत करो ना, चुपचाप बैठो, जगह नहीं है।
इसी में बैठो, इसी में बैठो, या इसमें बैठ जाओ, इधर आओ, इसमें बैठो, इसी में बैठो। लिखिएगा काला हिरण, मगरमच्छ, काला हिरण मगरमच्छ भारतीय जंगली गधा, गैंडा इत्यादि। चलिए इसको लिख लीजिए। अब लिखिएगा सुवेध जातिया। यहां से कोई डस्टर उठाया है का? यहां से कोई डस्टर उठाया है? तो फिर कहाँ हम रखे हैं? तीन नंबर लिखिएगा लिखिएगा आप लोग आगे, वैसी जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है, अगर उन जातियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। चलिए, खतरे में आ जाएगा। जैसे नीली भेड़ एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन इत्यादि। अगला लिखिएगा 4 नंबर, दुर्लभ जातियां। अगला लिखिएगा दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां वैसी जातियां जिनकी संख्या पहले से ही कम है और इनके वातावरण का भी अभाव हो रहा है जिसके कारण
हो रहा है, जिसके कारण यह जीव संकटग्रस्त, जिसके कारण यह जीव संकटग्रस्त स्थिति में आ रहे हैं। जैसे संकटग्रस्त स्थिति में आ रहे हैं। जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी टील। अच्छा, ये कौन नंबर चल रहा है? 4 नंबर चल रहा है। चलिए 4 हो गया। निकोबारी कबूतर, उसके बाद लिखिएगा घड़ियाल, निकोबारी कबूतर घड़ियाल, हाँ, घड़ियाल इत्यादि। पहले से ही कम हैं और इनके वातावरण का भी अभाव हो रहा है, जिसके कारण यह जीव संकटग्रस्त स्थिति में आ रहे हैं, जैसे निकोबारी कबूतर घड़ियाल इत्यादि। अब अगला लिखिएगा 5 नंबर। 5 नंबर लिखिएगा लिखिए स्थानिक जातियां। ये बात मत ना करो यार। स्थानिक जातियां डालिए तो। स्थानिक जातियां लिखिएगा विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां। जैसे मतलब ये जातियां जो है ना, वो स्पेशल क्षेत्र में पाया जाएगा ना। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अरुणाचल के मिथुन, अंडमान के जंगली सुअर, अंडमानी टील। टील एक जैसे कि यह जानवर का नाम है ना, जो तटों के किनारे आता है, समुद्री तटों के किनारे रहता है। ना उड़ने वाला नहीं है। लुप्त जातियां, हाँ बैल। वैसी जातियां जिनकी आवास खाली पाए गए, जिनके आवास खाली पाए गए। जैसे एशियाई चीता,
एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली, गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख। उसके बाद लिखिए डोडो इत्यादि। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। हाँ लिखिए, हटिए तो, हटाओ तो, वो पैर हटाओ ना। डोडो, अंडमान की जंगली सुअर, हाँ वो अंडमान की, हाँ अब मिटा दें। आए गुलाबी सिर वाली बतख, नहीं पहले हम समझा दे, उसके बाद इसको पहले लिख कर आप रुक जाइए, इसको लिख कर आप रुक जाइए। हाँ गुलाबी सिर वाली बतख, हाँ अरे कितना देर आप लोग करते हैं? चलिए आइए इधर समझिए आप लोग ना। देखिए अभी जो हम IUCN बताए हैं, इसी के अंतर्गत एक आता है संस्था जो WWF है, ठीक है। WWF संस्था आता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ना। ये फंड को इकट्ठा करता है, फंड को अपने पास रखता है नेचर को कंजर्व करने के लिए ना। ये दो प्रोग्राम चलाता है, इसका काम क्या है? एग्जीक्यूट प्रोग्राम फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये उन प्रोग्राम को करने का काम करता है जिससे जंगली जीव, जंगल, इन सभी को सुरक्षा मिले। अच्छा क्या करता है? इन सेतु के तहत क्या करता है? इन सेतु के तहत यह जो है, जिसका जैसे मान लीजिए कोई भी जंगली जानवर है, उसका जो नेचुरल जो रेसिडेंस होगा, नेचुरल जो आवास होगा, यानी इसके तहत काम करेगा कि जो प्राकृतिक आवास होगा, प्राकृतिक आवास को बनाने का काम करेगा। प्राकृतिक आवास को बनाना, उसको बरकरार रखना, उसको कंटिन्यू रखना, उसको बर्बाद होने से रोकना, उसको लॉस होने से रोकना, ये काम करेगा इन सेतु के तहत। अच्छा एक्स सेतु के तहत क्या काम करेगा? एक्स सेतु के तहत यह जो है एक ह्यूमन मेड आवास को बनाएगा ना, यानी मानव निर्मित आवास को बनाएगा।
इसमें उसको रहने का कोशिश करेगा, यानी कि एक जो है वह उस परिस्थिति की को इकोसिस्टम को बनाने का कोशिश करेगा। देखिए इन सेतु के तहत उस परिस्थिति की तंत्र को बनाएगा जो नेचर में विद्यमान है। अच्छा, एक्स सेतु के तहत उन परिस्थिति को बनाएगा जो नेचर में तो नहीं है, लेकिन इसके लिए इंसान द्वारा ऐसा बना देते हैं जिससे क्या होगा कि इसका भला हो, ये ज्यादा से ज्यादा वहां पे रह पाए, ये कंजर्व रह पाए, संरक्षित रह पाए, सुरक्षित रह पाए ना। यानी एक इंसान के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि एक जो है वह पार्क बनाया जाता है, वह पार्क जो है, जैसे मान लीजिए कि पटना का उद्यान है, संजय गांधी उद्यान, ये इसका काम क्या है, ये मानव निर्मित है, ये पहले से कहीं जंगल नहीं था। ये चिड़ियाघर जो बनाए जाते हैं ये मानव निर्मित होते हैं। अच्छा, इनका क्या, अच्छा चिड़ियाघर में जाइएगा तो खाली जानवर नहीं रहेंगे, वहां पर पेड़ पौधा के साथ जानवर रहते हैं। इसका मेन वजह है कि ये जो है ना, ये एक तरह से उसके अंदर संबंध, जो इन लोगों का पेड़ पौधा से संबंध है, जो जंगल से संबंध है, ये जंगल से संबंध जो है वह स्थापित कर दिया जाए। यानी इसका एग्जाम्पल एक्स सेतु है। एक्स सेतु में ये काम करता है उनके लिए मानव निर्मित, जैसे पेड़ लगा देंगे। अच्छा, कोई पक्षी है, ये कैसा पेड़ पे रहना पसंद करता है, ऐसा पेड़ पर, उसके लिए वैसा पेड़ रख देंगे, लगा देंगे पेड़, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई पहले से पक्षी रह रहा है लेकिन उसका पेड़ का लॉस होने का खतरा है, यानी उसका आवास, यानी पेड़ जो है उसका आवास है, पेड़ जो है उसका घर है, घोंसला जो है उसका घर है, उसको लॉस होने का खतरा है तो उसको फंड दे करके उसको बरकरार रखा जाएगा। अगर वह उसको लॉस करने वाली कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसको नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर उससे ज्यादा कॉस्ट लग जाए कोई प्रोजेक्ट में, यानी कि अगर रास्ता घुमा कर जाना, जैसे मान लीजिए रोड पास करना है, अब रोड है ये, और रोड पास करना है, ऐसे जाएगा तो लगभग कुछ नहीं तो 60 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा ना, अगर ऐसे जाएगा तो, लेकिन बीच में यहां से यहां तक जंगल है। अब खतरा क्या है कि अगर यहां से पास हो गया रोड, जैसे ही गाड़ी मोटर का यहां पे जाएगा, लोगों की आबादी जाएगा, तो यहां पे रह रहे जानवर जो है यहां से माइग्रेट करेंगे, यहां से जाएंगे, यहां से भागेंगे। इसके वजह से अगर जरूरत पड़े तो इससे 30 किलोमीटर दूर बना करके और 60 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस तय करके ही वो किया जाए, लेकिन इसको क्या रखा जाए, इसको वैसे ही रखा जाए जैसे है वैसे, ठीक है ना। ये काम किया जाता है इन सेतु के तहत, इन सेतु के तहत, यानी उसको कंजर्व करना जो ऑलरेडी नेचर में है। एक्स सेतु के तहत जो नेचर में नहीं है लेकिन उसे इंसान के द्वारा बनाना और कंजर्व करना। चलिए इसको आप लिख लीजिए, स्टार मार्क देकर WWF लिखकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिख लीजिए। उसके बाद ये वाला 2 पॉइंट लिख करके इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। जल्दी से आप लिख लीजिए अपने भाषा में जैसे मन करे। अरे यहां पर आप क्या करें ना कि WWF लिख दें आप लोग अपने कॉपी पर, स्टार मार्क लगाकर WWF लिख दीजिए। उसके बाद ये वाला उसका सामने फुल फॉर्म लिख दीजिए। सामने फुल फॉर्म लिखने के बाद नीचे लिख दीजिए, लिख दीजिए कि वन्य एवं वन्य जीवों के लिए संरक्षण प्रदान कराना, वन्य एवं वन्य जीवों के लिए संरक्षण प्रदान कराना। उसके नीचे आप डालेंगे इन सेतु, एक्स सेतु। इसके नीचे 2 पॉइंट आपका होगा इन सेतु और एक्स सेतु। इन सेतु में लिखेंगे प्राकृतिक आवास और एक्स सेतु में लिखेंगे मानव निर्मित आवास। बस हो गया। चलिए हो गया। चलिए आइए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आए तो छोड़े कहे हैं आप लोग, बोर्ड पे लिखा है तो नहीं पता है कि मिटेगा एक बार। अच्छा तो इन सेतु एक सेतु है लिखे हैं, लिख लीजिए। अरे चलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, बात खत्म कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जो है, हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग, जा रहे एग्जाम देने। चलिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ उसका हिंदी वही होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। विश्व स्तर पर आपको प्रकृति को संरक्षण करने के लिए फंड या कोष ना। अरे आप इंग्लिश में लिखिए ना, कहाँ हिंदी के पीछे भाग रहे हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट नंबर ना। देखिए इनके अब शांत रहो। अरे जो चीज हम बताए हैं ना
वो चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। बात खत्म हो गया, वो लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इतना जल्दी मिटा दिए हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और वह आते हैं कि इनके संरक्षित क्षेत्र पे बात करते हैं। जैसे क्या किया गया ना, जैसे क्या किया गया कि एक्स सेतु और इन सेतु, इन दोनों के तहत इन क्षेत्रों को संरक्षित करने का काम किया गया। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, अभयारण्य बनाया गया, और उसके बाद जौ मंडल बनाया गया ना। उसके साथ ही और भी काम किए गए। ये तो क्षेत्र हैं ना, ये क्षेत्र हैं। आप लोग ध्यान से सबसे पहला चीज सुने, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। ध्यान से नहीं सुनेंगे नहीं समझ आएगा। हमने क्या बोला कि देखिए, इनका एरिया डिसाइड करना था, इनके एरिया को कंजर्व करना था। सबसे जरूरी चीज ये था कि इनके एरिया को कंजर्व करना, ठीक है। ऐसे मत बैठिए, सीधा बैठिए। इनके एरिया को कंजर्व करना बिल्कुल जरूरी था। अच्छा, इनके एरिया को कंजर्व करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यानी नेशनल पार्क घोषित किए गए। इसके बाद अगर बात करें तो अभयारण्य घोषित किए गए, और उसके बाद जीव मंडल घोषित किए गए। ये 3 से ही संरक्षण हो जाना नहीं था, अभी और काम थे संरक्षण करने के लिए। क्या काम थे? तो ब्रीडिंग सेंटर बहुत सारे बनाए गए। ब्रीडिंग सेंटर क्या होता है? प्रजनन केंद्र बनाए गए ना, बहुत सारे प्रजनन केंद्र बनाए गए। उसके बाद जो है इनके हत्या पर रोक लगाई गई ना, जीवों के, पेड़ के कटाई पर, जीवों के हत्या पर रोक लगाई गई। इसके बाद अभी और भी काम करने बाकी थे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और तकनीकी ये मॉडर्न युग में हो रहे थे, वह है जौ अपहरण। जौ अपहरण हो रहे थे, जौ अपहरण को रोकना जरूरी था ना। तो ये 3 चीज। अच्छा, जब ये सभी चीज हम बता देंगे तो इसके बाद एक लास्ट में आएगा हॉट स्पॉट्स ना। हॉट स्पॉट्स आएगा ना। हॉट स्पॉट, किसी भी जगह को हॉट स्पॉट्स क्यों घोषित किया जाता है ना, उसके लिए ये जहां पे ये जो हम बताएं अभी ना, जौ अपहरण वाली बात, जौ अपहरण के कारण ही जौ स्पॉट, हॉट स्पॉट्स घोषित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके आप बातों को समझिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जौ मंडल में क्या अंतर है, ठीक है ना। आइए, यहां पे सबसे पहला चीज है कि इनके संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण के लिए क्षेत्र को तीन भाग में बांट दिया गया ना। इनके संरक्षण के लिए क्षेत्र को 3 भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला चीज था राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा नंबर था अभयारण्य, और तीसरा नंबर था जौ मंडल। अब ये तीनों चीज को आप समझिएगा। सबसे पहले देखिए, एक काहे ऐसे कर रहे हैं जी आप लोग, दिमाग के डिस्टर्ब है कहा। अब इधर आइएगा, अभयारण्य, उसके बाद जो है राष्ट्रीय उद्यान और जौ मंडल, तीनों चीज को समझते हैं ना। ये वाला ऊपर वाला जो है, इसके तहत क्या किया जाता है कि वह किसी क्षेत्र विशेष को, या फिर सरकार के द्वारा या प्राइवेट लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो सकता है ना, इसके द्वारा किसी एरिया को पूरी तरीका से इको फ्रेंडली बनाया जाता है, पूरी तरीका से इकोसिस्टम के अधीन बनाया जाता है ना, कि इकोसिस्टम के अधीन रहे, अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम ना। एक एरिया को इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है, जिसमें सभी लोगों के लिए पर्याप्त इन्वायरमेंट हो, सभी लोगों के लिए पर्याप्त जो है वहां पे जीव जंतु हो, यानी जो पूरा इकोसिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम होता है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर बस इतना ही बात का है, कि यह जो होता है नेचुरल होता है, यह जो होता है इंसान के द्वारा बनाया जाता है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाता है जो इंसान बनाता है, सरकार बनाता है, ठीक है। ये वाला, जैसे मान लीजिए कि कोई जीव खतरे में है, उसके लिए वहां पे इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है, अगर मान लीजिए उसके लिए वह इन्वायरमेंट दे भी देते हैं, तो फिर किसी और ना किसी और चीज से खतरा में हो जाएगा। इसीलिए किसी क्षेत्र विशेष को हम लोग घेर देंगे, सबसे पहला काम। हम उद्यान पढ़ा रहे हैं, पार्क, किसी क्षेत्र विशेष को घेर देंगे। अब घेरने के बाद हम क्या करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष को घेर देंगे। घेरने के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी का ख्याल रखते हुए वहाँ पे वन्य भी रखेंगे और वन्य जीव भी रखेंगे ना। वहाँ पे वन्य भी रखेंगे एवं वन्य जीव भी रखेंगे। जब ऐसा काम करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा उद्यान। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा संजय गांधी, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा संजय गांधी। अभी हम लिखवाएंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग समझने पर प्लीज फोकस करें, आप लोग समझने पर फोकस कीजिए, ठीक है ना, समझने पर फोकस कीजिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना। अब आइए अभयारण्य में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। आपने पार्क को समझ लिया, अभयारण्य को समझ लिया। अरे जहां भी आप जू देखते हैं ना, वह एग्जाम्पल है अभयारण्य का।
अभयारण्य नहीं, वह एग्जाम्पल है उद्यान का। अब अभयारण्य पे आप लोग आइएगा। देखिए अभयारण्य क्या होता है, क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो बायोडाइवर्सिटी के यानी जैव विविधता के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, यानी जैव विविधता के लिहाज से। अच्छा, अब यहाँ पे आता है जैव विविधता क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक टर्म आएगा कि जैव विविधता क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी आपको समझना जरूरी है। हम पहले भी आप लोगों को इकोसिस्टम के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी समझा दिए हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए। देखिए पेड़ पौधा, जंगली जानवर, पशु, इन सभी को एक साथ मिलकर रहना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, क्योंकि इन्हें मिलकर रहना जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम फूड चैन बताता है कि एक दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यानी जैव विविधता, देखिए जैव मतलब होता है बायो, जैव मतलब होता है बायोलॉजिकल, इसके मतलब होता है डाइवर्सिटी। यहां से आपको क्लियर होगा कि जो बायोलॉजी है, पूरा जो जैव है, जो सजीव पदार्थ है, पेड़ से लेकर के और उसके बाद जो है जीव जंतु तक, ये सभी जो सजीव पदार्थ हैं, इनके एक साथ मिलकर रहना जो है ना, एक साथ मिलकर रहना। देखिए विभिन्नता है लेकिन फिर भी साथ रहते हैं, विभिन्नता है यानी कि ये जैव विविधता यानी कि बहुत सारे विभिन्नता हैं फिर भी साथ रहते हैं, इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, जैव विविधता के लिहाज से जो जगह इंपॉर्टेंट बन जाता है वह नेचुरल है ना, है तो नेचुरल। मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पे जंगल है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जंगल है, ठीक है। लेकिन ये जंगल जो है वह प्राइवेट है, यानी कि सबसे पहले चीज कि ये जो भूमि है, भूमि मतलब समझ में आता है ना, अरे भाई पृथ्वी का टुकड़ा है, ये जो क्षेत्र है, ये जो भूमि है वह प्राइवेट है ना। लेकिन वहां पर रह रहे जो लोग हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग नहीं बल्कि जानवर, जो वन्य जीव जो वन्य रह रहे हैं, वो वहां पे संरक्षित फील कर रहे हैं, अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित फील कर रहे हैं। यानी उनके लिए बेस्ट इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल रहा है इस जगह पे, ठीक है ना। उनके लिए जब बेस्ट इन्वायरमेंट मिलता है तो सरकार उसको जो है अभयारण्य घोषित करती है, वह अभयारण्य। अच्छा, यहाँ पे वह प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट का भी हो सकता है। यानी यहाँ पे सीधा एक बात तो तय हुआ कि अभयारण्य जो होता है वह पूरी तरीका से नेचुरल होता है, अभयारण्य जो होता है वह पूरी तरीका से नेचुरल होता है, ठीक है ना। अभयारण्य पूरी तरीका से नेचुरल होता है, वहाँ पे प्राकृतिक होता है। हाँ, वहाँ का भूमि प्राकृतिक या फिर प्राइवेट भूमि जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट हो सकता है अभयारण्य के तहत। देखिए अभयारण्य का सीधा मतलब आप समझिए, कंफ्यूज मत होइए। देखिए इसमें है कि वैसी जगह, वैसी क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक रूप से वन्य जीव सुरक्षित रह रहे हों, वह जगह प्राइवेट या सरकारी हो सकते हैं, उसे सरकार के द्वारा या वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है। अभयारण्य घोषित करने से क्या होगा वहाँ पे कि अब कोई वहाँ पे पेड़ नहीं काट पाएगा, अब कोई वहाँ के जंगली जीवों को हत्या नहीं कर पाएगा, वहाँ के जंगली जीवों का कोई शिकार नहीं कर पाएगा। ये आपका अभयारण्य घोषित करने से फायदा हो जाएगा। तो आते हैं अभयारण्य क्या क्या है ना, अभयारण्य पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसका अभयारण्य का। तो अभयारण्य का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अभयारण्य में हो जाएगा आपका बेगूसराय में कांवर झील, बेगूसराय में कांवर झील, बेगूसराय में जो कांवर झील है वह एक अभयारण्य का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर अगला हम देखेंगे दरभंगा का कुशेश्वर, ये जो है दो आपका एग्जाम्पल है। अब देखिएगा जौ मंडल कि जौ मंडल का क्या काम है ना, जौ मंडल का क्या काम है। तो जौ मंडल का काम होता है कि यह जो है वैसे प्रोग्राम को कराए जो जौ विविधता को बरकरार रखा जाए, और जो है वह हेरिडिटी डाइवर्सिटी को बरकरार रखा जाए, यानी कि वंश विविधता को बरकरार रखा जाए, ठीक है ना, वंश विविधता को बरकरार रखा जाए। देखिए जौ मंडल के अंतर्गत सीधा तौर पे आप समझिएगा जौ मंडल में क्या किया जाता है। जौ मंडल के तहत जो है वह जौ मंडल के तहत उनके, जैसे मान लीजिए कि जो विभिन्न तरह के बायोडाइवर्सिटी हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि कहीं कोई पक्षी है, जैसे अभी के डेट में गिद्ध जो पक्षी है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जैसे गौरैया जो पक्षी है वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है ना। अब हम क्या करेंगे कि इन पक्षी को लाएंगे पकड़ करके और इनके लिए
उचित इन्वायरमेंट बनाएंगे, सबसे पहले उचित इन्वायरमेंट बनाएंगे और उचित इन्वायरमेंट बना करके इनका प्रजनन सेंटर के अंतर्गत, प्रजनन केंद्र के अंतर्गत जो है इसको रखेंगे और प्रजनन केंद्र के अंतर्गत इसको रख करके चाहेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी उपज हो ना, यानी 1 गौरैया 2 गौरैया 4 गौरैया गिद्ध ऐसे करके ज़्यादा हो। और जब ये उस संकटग्रस्त स्थिति से बाहर आ जाएंगे, यानी यह पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे, तो फिर इनको इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर इनको इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे ताकि ये इतने मात्रा में आ गए हैं कि अब इनका विलुप्त भी होंगे तो ये विलुप्त नहीं हो पाएंगे, अगर यह लॉस भी होंगे तो यह लॉस नहीं हो पाएंगे। ये काम किया जाता है इसके तहत ना, यानी उस चीज़ों को पकड़ करके, पेड़ है या कोई भी चीज़ है उसको पकड़ करके पहले उसका पूरा जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ाया जाता है ना, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पॉपुलेशन बढ़ाया जाता है और पॉपुलेशन बढ़ा करके फिर इसको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। ये काम जहां से एग्जीक्यूट किया जाता है उसका काम होता है जैवमंडल ना, ये काम होता है जैवमंडल, जैवमंडल के तहत ये काम किया जाता है। उसके बाद ये 3 क्षेत्र आपने पढ़ा, उनका वन्य जीव संरक्षण के लिहाज से क्षेत्र, ये 3 गो क्षेत्र आपने पढ़ा। लेकिन अब आपको आगे जानना है प्रजनन केंद्र ना, प्रजनन केंद्र जानना है ना। देखिए प्रजनन केंद्र क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पशु है, जैसे मान लीजिए कि आपको बाघ है, शेर है, इन लोगों की संख्या लगातार घटते जा रही है। बाघ और शेर, इन सभी की संख्या जो है लगातार घटते जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र की स्थापना करते हैं। इनके बढ़ाने के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र की स्थापना करते हैं। कृत्रिम प्रजनन, केवल प्रजनन केंद्र लिखिएगा, प्रजनन केंद्र की स्थापना करते हैं। अच्छा, इसके तहत क्या किया जाता है, देखिए प्रजनन केंद्र के तहत आपको किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई जीव है, अब वह जीव जो है प्रजनन करने में पूरी तरीका से असफल है, क्योंकि इतना काफी वह दुर्लभ हो चुका है, इतना काफी कमजोर हो चुका है। उसको डॉक्टरों के संरक्षण में रखकर पशु जो डॉक्टर होते हैं उनके संरक्षण में रख करके, पशु डॉक्टर के संरक्षण में रख करके इनका एक तरह से आइडियल मेथड से इनका क्या कराया जाता है, ब्रीडिंग कराया जाता है। इनका ब्रीडिंग कराया जाता है, यानी प्रजनन कराया जाता है ना। आइडियल माने आदर्श मेथड से ना, आदर्श माने सही तरीका जो होता है ब्रीडिंग का, इनका पूरा इन्वायरमेंट बना करके इनका ब्रीडिंग कराया जाता है। या फिर मान लीजिए, देखिए पशुओं में क्या होता है, जानवरों में क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दें तो जैसे कुछ आपके इन्वायरमेंट में पशु देखे होंगे कि वह एक सीजनल के तहत वह प्रजनन करते हैं, एक सीजनल के तहत ना, उनका सीजन होता है प्रजनन का, हर चीज का अलग अलग सीजन है, मौसम है, ठीक है ना। जैसे एकदम नॉर्मल एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं तो विंटर सीजन में देखिएगा कुत्ता ज्यादातर बच्चा देता है विंटर सीजन में ना, क्योंकि उनका वही टाइम है। तो ऐसे ही हर जीव जो होते हैं उनका एक टाइम होता है ना, हर जीव जो होते हैं उनका एक टाइम होता है, उनका एक इन्वायरमेंट होता है। ये इंसान की तरह नेचर, जो इंसान है वो इतना ज्यादा डेवलप है कि वह इन्वायरमेंट बना लेता है अपने अकॉर्डिंग ना, वह इन्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग बना लेता है इंसान ना। लेकिन अगर एनिमल का बात करें, वाइल्ड लाइफ का बात करें, तो ये इतने डेवलप नहीं है। इसीलिए इनका जो इन्वायरमेंट आता है ना, इनका जो मौसम आता है, इनका जो सीजन आता है, उस सीजन पर ये जो है प्रजनन करते हैं। उन सीजन पर इनका जो है वह रिप्रोडक्शन के बाद फिर बच्चा की, संतान की उत्पत्ति होती है। ये तरीका है। लेकिन अगर मान लीजिए हम बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, छोड़िए ना, हम बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, सबका एक अपना अपना तरीका है, सबका एक आपका अगर बात करें तो सबका एक साइकिल है कि कितना दिन पर क्या साइकिल चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे आइएगा, सबका एक साइकिल होता है। जैसे अब हाथी का साइकिल है, हाथी का अलग साइकिल है ना, चूहा का अलग साइकिल है ना, एक तरह से बिल्ली का अलग साइकिल है। तो इस तरह से अलग अलग साइकिल होते हैं, ठीक है। अब आइएगा आपका, जिसको इन साइकिल को कहा जाता है, आपको इन साइकिल को गर्भकाल कहा जाता है, ठीक है ना। अब आइएगा आप आगे हम आप लोगों को बताते हैं। आपने ब्रीडिंग सेंटर को समझा ना, तो अब जैसे हम आपको डॉग का एग्जांपल क्यों दिए हैं, डॉग का एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आप समझ पाएं कि देखिए कैसे इन्वायरमेंट काम करता है फॉर एनिमल के लिए ना, कैसे इन्वायरमेंट जो है वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता है। अगर मान लीजिए कि डॉग के लिए, एक बात आपको बता रहे हैं, अगर डॉग के लिए ठंडा और बरसात का सीजन ना आए तो फिर उनका वो रिप्रोडक्शन का, वो प्रजनन का टाइम ही नहीं आएगा
इसी तरह से यही काम आपको जौ मंडल और आपको ब्रीडिंग सेंटर के तहत किया जाता है। ब्रीडिंग सेंटर के तहत मान लीजिए कि हमने एक समय आया जिस समय में हमें पता चला कि कुत्ता की प्रजाति जो है वो खतरे में पड़ गई है, तो हमको पता है कि बरसात आना बंद हो गया है, ठंडा पड़ना बंद हो गया है, इसीलिए कुत्ता की प्रजाति खतरे में पड़ गई है, क्योंकि इनके अंदर प्रजनन एक्टिव नहीं है। अब इनको प्रजनन केंद्र के अंतर्गत रखेंगे। सबसे पहले इनके इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे कि ये कैसे वातावरण में रहना पसंद करते हैं, ये कैसे वातावरण में रहना पसंद करते हैं, इनके इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे। जब इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे तो अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर जो है एक सिस्टम आता है आर्टिफिशियल गर्भधान, ना कृत्रिम गर्भधान। ये प्रक्रिया को हम अपनाएंगे ना, ये प्रक्रिया को अपना करके हम कोशिश करेंगे कि उसकी जनसंख्या बढ़े। अच्छा, एक चीज और, हाँ, इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो इसका एग्जाम्पल बताते हैं कि मुरैना मध्य प्रदेश है, वहां पर घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है। मुरैना मध्य प्रदेश है, वहां पे घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है। जैसे मुरैना जगह का नाम है ना, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। वहां पे किसका है तो घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है। एक और प्रजनन केंद्र है, वह है उड़ीसा में। एक और प्रजनन केंद्र है उड़ीसा में, जगह का नाम है नंदकानन प्रजनन केंद्र, उजले बाघ का है, उजले बाघ का प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अब बताइए इसमें आपको कोई डाउट है तो? अगर इसमें, अरे बात काहे आप लोग कर रहे हैं? बात काहे आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों को समझाना अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम पूछने लगेंगे। समझ में आया ना? समझाना, मेहनत हम खुद कर रहे हैं कि दो चीज़ समझे बच्चा, लेकिन तुम लोगों का अलग ही रवैया है। ठीक है ना, तुम लोग अलग ढंग से ट्रीट कर रहे हो, अलग ढंग से बिहेव कर रहे हो। ऐसा प्लीज़ बिहेव मत करो, ठीक है ना? नहीं तो हमको समझाने से ज़्यादा आसान लगेगा लिखाना। ठीक है, तो ऐसा ट्रीट ना करो कि फिर हमको अपना बिहेवियर बदलना पड़े। ठीक है, किसी को देख रहे हैं हम इग्नोर करते जा रहे हैं, कोई बात कर रहा है, जैसे तुम क्यों बात कर रही हो? मतलब हमारे पढ़ाइए के टाइम तुमको बताने का टाइम मिला है, और कोई टाइम नहीं था बताने के लिए? छुट्टी था, छुट्टी से पहले था, क्लास लगने से पहले था। ये और ये दोनों तुम लोग क्या कर रहा है जी? कौन तंग कर रहा है? काहे तुम लोग तंग कर रहा है? ना इधर देखो ना, तुम तंग काहे कर रहा है? काहे तंग कर रहा है जी? काहे तुम तंग कर रहा है? तुम लोग का ये सब तमाशा बंद नहीं होगा? किसको? इसको भी तंग कर रहा है। चलिए आइए ना। अरे भाई थोड़ा सा समझ लो, क्या करना है, लिखना तो है ये है, लेकिन समझे रहोगे तो तुमको आगे समझने में काम आएगा। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएंगे तो तुमको थोड़ा सा बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आएगा, अच्छा समझदारी आएगा इसके विषय में कि हमें समझाया गया था कि कैसे क्या होता है प्रैक्टिकल रूप से। अब ये हो गया। अब जो है आगे आपको दो एग्जाम्पल भी इसमें हम बता दिए हैं, आगे आपका दो एग्जाम्पल भी इसमें हम बता दिए हैं इसके। अब देखिएगा आपको आज जो है क्लास में हम क्या क्या समझाए हैं फिर से आपको बताते हैं। देखिए हम बताए हैं अगर वन संरक्षण के आधार पर उसके क्षेत्र को सबसे पहले संरक्षित किया गया। वन संरक्षण के लिए, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे पहले उसके क्षेत्र को संरक्षित किया गया। क्षेत्र संरक्षित करने में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, जिसके तहत एक निश्चित एक सीमित एरिया को या कोई खास एरिया को क्या किया जाता है कि मानव या सरकार के द्वारा उसको घेर दिया जाता है, मानव या सरकार के द्वारा उसको घेर दिया जाता है और घेर करके उसमें जैव विविधता का पूरा ख्याल रखा जाता है, उसमें इकोसिस्टम का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये आपका जो है वह राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे पटना का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया इसका एग्जाम्पल। अभयारण्य जो है वह नेचुरल जंगल होता है, नेचुरल जंगल क्षेत्र होता है, उसमें वन्य एवं वन्य जीव रहते हैं। ठीक है, ये जो है सरकारी भी हो सकता है यानी कि गवर्नमेंट के जमीन पर भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल होता है बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर ना। उसके बाद अगर बात करें जौ मंडल का, तो जौ मंडल में पूरा ध्यान रखा जाता है जौ विविधता और वंश विविधता का ना। वंश विविधता और जौ विविधता का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जब आपको बताएंगे जौ अपहरण ना, कल समझाएंगे जौ अपहरण कैसे हो रहा है, कैसे जौ अपहरण किया जा रहा है। हम एक दिन आपको बताए भी थे कि क्या किया जाता है कि किसी पौधा का जीन निकालकर, किसी जानवर का जीन निकालकर किसी और जीन में, किसी और में जहां पर वो रह रहे हैं, मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि जो जैसे बासमती चावल है ना, बासमती चावल का गुण जो है वह एग्जैक्टली जीन मैच करता है अमेरिका के धान के पौधा से।
अमेरिका के धान का पौधा और यहाँ का बासमती धान का पौधा से मैच करता है। इन जीन को, अब ये पूरा अलग सिस्टम है कैसे किसी जीन को बदला जाता है। जीन देखिए, जीन एक तरफ से पता है क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। शरीर अगर हार्डवेयर है तो जीन आपका सॉफ्टवेयर है, जो हर रग रग में दौड़ रहा है, हर एक अंग में दौड़ रहा है जीन आपका ना। जीन ना, डीएनए के अंदर जीन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप अभी जीन ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं जानते हैं कि जीन ट्रांसप्लांट कैसे होता है, हम आपको एक दिन बताए भी थे कि आपका पूरा वंश बदला जा सकता है जीन ट्रांसप्लांट के जरिए, जीन थेरेपी के जरिए। जीन थेरेपी कर दिया जाता है जिससे बदला जाएगा। तो ये जो है इंसानों पे बहुत कम मात्रा में, जैसे कैंसर रोग है तो कैंसर के लिए जीन थेरेपी के माध्यम से परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। और कुछ जैसे अनुवांशिक रोग आता है, जैसे कौन सा अनुवांशिक रोग बात करें, एक अनुवांशिक रोग पढ़े हैं कलर विजन, एक अनुवांशिक रोग आता है अंधापन आता है ना। अंधापन में लोगों को दिखाई नहीं देता है, ये अनुवांशिक रहता है। लेकिन किसी का अंधापन अगर परमानेंटली ठीक करना है तो उसका जीन थेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जीन थेरेपी अपने आप में बड़ी कॉस्टली प्रोसेस है। अगर मान लीजिए अगर इंसान का जीन थेरेपी करना हो तो हमको लगता है कि 1 से 2 करोड़ रुपया लगेगा जीन थेरेपी करने के लिए, इतना कॉस्टली है ना। और वो भी इंडिया में नहीं होता है ये ना, इंडिया में नहीं होता। हाँ, ऐसे करके कैंसर को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है अगर जीन थेरेपी काफ़ी आसान हो जाए तो ना। कलर विजन को ठीक कर दिया जाएगा, जिसको कलर पहचाने में नहीं आता है उसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा। अभी आप लोगों को कल जब हम जौ अपहरण पढ़ाएंगे उसका एग्जाम्पल देंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा।